तो एक अहम हेडलाइंस थी और साथ ही हेडलाइंस के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम ट्रेंडिंग वादा के शेयर आपके सामने रखते हैं और आजकल तो वादा वाले शेयर्स का ही सीज़न चल रहा है। ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आता है, एफआईज लौट के आते हैं तो डेरिवेटिव काउंटर्स के अंदर एकदम से नया उबाल आता है। कई ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्होंने पूरे साल भर का रिटर्न मात्र इस 4-5 दिनों में दे दिया। तो इस सब पे चर्चा होगी। एक और बात, आज बाज़ार को लेकर क्या प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा गहराएगा सेकंड हाफ में, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की बैंक निफ्टी पे दिख रही है इसको भी मार्केट कवर कर लेगा? आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा अभी और कितनी तेज़ी। इन सब के सवालों के जवाब आज होंगे हमारे मेहमान हैं राहुल शर्मा, वो आपको देंगे और उनसे हम समझेंगे ना केवल इंडाइसिस के बारे में बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक भी उनसे हम रणनीति जानकारी उनसे हम पता करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत को और आगे करें, थोड़ा और आगे बढ़ाएं। बिजनेस चैनल के इतिहास में पहली बार कमोडिटीज़ महाकुंभ भी होगा। ये 6 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज के साथ होगा। कमोडिटी मार्केट की हर बारीक बातों को सिर्फ 6 घंटे में आसान भाषा में आपके सामने रखने की हमारी कोशिश होगी। एग्री मार्केट्स की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, नॉन एग्री का भी होगा तड़का इसमें। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के हर कॉन्ट्रैक्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंडस्ट्री के दिग्गज भी हमारे साथ होंगे। देखिए कमोडिटी महाकुंभ सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर। अब हम आज के मेहमान का एक बार ज़रा स्वागत कर लेते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में फटाफट से उनसे पता करते हैं और उसके बाद हम प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। पहले क्योंकि राहुल जी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं तो इसलिए पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट उनसे ले लेते हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा, कल पिछली बार जब आप आए थे तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने हमारी इस रिक्वेस्ट की काफ़ी कदर की, मान भी रखा और आज आप फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में हैं सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी पहले निफ्टी से शुरू करें। निफ्टी में 2 हिस्सों में सवाल पूछ रहा हूँ मैं पहले आपसे। जिनके पास निफ्टी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक आ चुके हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए? एक राउंड का प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लेना चाहिए क्या? दूसरा, जिनके अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई, वो मौका ढूंढते रहे, गैप पे गैप लगते रहे, उनको क्या करना चाहिए? ये देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, जो 21,000 तक का जो एक हमारा टारगेट था निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट अचीव हुआ है और यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग करने की राय तो नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, जो ये 20,200 का जो लेवल निकलने के बाद रैली रही है, डिसबिलीफ की रैली रही है। इनफैक्ट बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मूव निफ्टी ने दिया है, तो काफी लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाए और काफी लेफ्ट आउट फीलिंग है मार्केट के अंदर क्लियरली। इसके लिए फोमो जो एक तरह से मार्केट को और ऊपर लेके गया है। मेरे हिसाब से थोड़ा कूलिंग ऑफ होने दे, 2 सेशन 3 सेशन मार्केट के अंदर एक डिप बने तो डिप में बाय करने को देखें। देखिए डिप आएगा, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बड़ा डिप आएगा। अगर 20,700 20,650 के आसपास का लेवल मिले तो वहां पर बाय करने की कोशिश करें। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रखना चाहिए। निफ्टी के अंदर शायद वो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं बैठेगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने काफी जबरदस्त मूव देखा है। इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव पूरे साल भर का हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सेशंस में। और जैसे आपने कहा कि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो साल भर का रिटर्न पिछले 3 या 4 दिन में दे चुके हैं। अगर आपने इन्हीं 3-4 दिन को मिस किया है तो काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर इस साल का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी शायद मिस हुआ रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रही है, बॉटम अप अप्रोच रखी है। निफ्टी के अंदर 20,900 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश लॉन्ग्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है। साथ में ऐसा भी नहीं कि मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई है। इनफैक्ट एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग उनके जो सारे शॉर्ट पोजीशंस थे वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गए और एक तरह से रिटेल की पोजीशनिंग शॉर्ट की तरफ आ गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट और यहाँ से खींच सकता है और यहाँ से चल सकता है। इट जस्ट दैट कि आप इस स्ट्रैटेजी को प्ले कैसे करते हैं। तो हमारी एडवाइस क्लाइंट्स को यही है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। उन स्टॉक्स में जहां पर इंडिविजुअल पोटेंशियल है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, वहां पर पार्टिसिपेट करके चलिए। और मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी में कूलिंग ऑफ आएगा, बैंक निफ्टी में भी अगर एक कूलिंग ऑफ आएगा तो वहां पर वापस री एंट्री के मौके बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, डन। तो आपने दोनों के बारे में एक ही साथ बता दिया, अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इससे लेसन्स क्या है, जो भी राहुल जी ने बोला मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख भी लिया है।
आपको मैं क्लियर करता हूँ। पहला, जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस या बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस थी और वो सीरीज में रोल भी करके आए हैं, देखिए पूरा एक्शन शुरू हुआ है, इसको पहला स्पार्क दिया था डेरिवेटिव एक्सपायरी ने, फिर अर्निंग्स, थोड़ा अर्निंग्स का कंप्लीशन तो खैर छोड़ दीजिए, फिर हुआ इलेक्शंस का स्पार्क, फिर उसके बाद कुछ अंबानी अडानी वाले शेयर्स का स्पार्क। तो दो चार चीज़ें एक साथ हुई, फिर एफआईज भी लौट आए मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हुई और एक हफ्ते के अंदर हुई, इसलिए कई बार इस तरह की तेज़ी आपको मिल जाती है। जिनके पास है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जिनके पास नहीं है उनको भी ट्रेड अभी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे, आप हमको पुराने वालों को बोल रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नए वालों को मना क्यों कर रहे हो? नए वालों को एक काम करना है, डिप की वेट करनी है। एक्चुअली में रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, आपको रोक नहीं रहा कोई भी, आपका अपना अकाउंट है, आप चाहें तो सौदे पंच भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। आप तेज़ी में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, डाटा अच्छा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपको जितना रिस्क लेना चाहिए उतना रिस्क लेके आप प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो। 50 पॉइंट कमाने के लिए कहीं 150 पॉइंट का रिस्क तो नहीं ले रहे, तो कोई भी आपको समझदार नहीं कहेगा। तो इसलिए डिप की एक वेट कीजिए, वो डिप कहाँ तक आ सकता है? 20,700 तक आ सकता है। अगर 20,700 यानी कि 200-250 पॉइंट, ये एक दिन में भी हो सकता है, 3-4 दिन में भी हो सकता है। हाँ, मिले फ़ायदा लीजिएगा इसका। बैंक निफ्टी में उसी रेशियो से कैलकुलेट कर लीजिए, 1:3 चलता है टिपिकली। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे 200 पॉइंट जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट जाएंगे। चलो 500 भी गए तो आप 500 पॉइंट और नीचे वेट कर लीजिए बैंक निफ्टी का, मेरे को लगता है 46,500 आ जाएगा। तो आपके लिए रणनीति बिल्कुल साफ़ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें सर ये डिप विप नहीं चाहिए, हम तो सीधा ही लेंगे, हम अभी लेना चाहते हैं, तो आप एक काम कर लो, आप 10 में से ना 2 लॉट 3 लॉट ले लो आप, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इस तरह से जस्टिफिकेशन हो सकता है तो, जैसे आपकी ठीक लगे। राहुल जी ने आपको मोटा मोटी बात बता दी है, मैंने भी आपके सामने बात क्लियर कर दी है। अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स बताने से पहले प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड मिस हो गया हमसे, वो जरा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कल जब प्रशांत हमारे साथ थे उन्होंने कहा था कि 20,750 वाली आप एक कॉल ले लीजिए निफ्टी की। उन्होंने बैंक निफ्टी होल्ड करवाया था और निफ्टी की एक कॉल दिलवाई थी, आपको याद होगा, 200% का रिटर्न। सिंगल डे एक्चुअली में टारगेट अचीव हो गया था, क्योंकि हमारा टारगेट था करीब 135 या ऐसा कुछ समथिंग टारगेट था, वो अचीव हो गया। दूसरा उनका शेयर था टाटा केमिकल्स, उन्होंने कहा था 1000 आएगा, 1000 के ऊपर भी जा सकता है। आज ओपनिंग 1000 के ऊपर हुई है, 4% का गेन टाटा केमिकल्स में। जब हम उनसे कल कोरोमंडल के बारे में पता किया और चंबल के बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कोरोमंडल ज़्यादा एग्रेसिव होगा, 3% का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। और इन सभी ट्रेड्स के अंदर मैं फिर से 50% का राइडर लगा देता हूँ, छूट गया होगा, स्टॉप लॉस लग गया होगा, या वॉल्यूम नहीं भर पाया, कुछ भी हुआ होगा, तब भी आपको 2 से 2.5%, 3% तो इन स्टॉक्स के अंदर मिला होगा। और कम से कम मैं पूरा भी नहीं कैलकुलेट करूं तो 100% का गेन यानी कि टारगेट हिट आपका ऑप्शंस में भी हुआ होगा। ऐसे ही राहुल जी आज जो आपको ट्रेड दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी कुछ इसी तरह से और भी बेहतर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आज की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। अब सर आज ना एक आईटी का है, वो एक्चुअली मार्केट के अंदर ये सबको समझ में आता है कि जब जब बैंक्स थोड़ा अपनी कमांड छोड़ेंगे तो उसको जिसका जो बैटन पकड़ेगा ना वो आईटी पकड़ेगा। थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है आईटी पे क्योंकि चले हुए नहीं है, तो इसलिए आज आईटी के आपको ज़्यादातर स्टॉक्स दिख रहे होंगे तेज़ी में। सर हमारी लिस्ट में विप्रो है 2-2.5% ऊपर, और दूसरा एक कंजम्पशन का शेयर भी है, वो है ब्रिटानिया। सर इन दोनों को चेक कर लो। ये देखिए मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स में सेटअप बढ़िया है। इनफैक्ट आईटी में रिस्क जो है वो रिलेटिवली कम है, और जैसा आपने कहा कि एक तरह से डिफेंसिव की तरह मार्केट को सपोर्ट करने के लिए हमने देखा है कि ट्रैक्शन आता है इन सेक्टर्स में। और जहां तक विप्रो का सवाल है, मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर पूरा दमखम है 430 से लेके 440 तक के लेवल्स टेस्ट करने का दिसंबर महीने। तो पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पे रिवर्सल है। थोड़ा टाइम लग सकता है, एकदम मोमेंटम ट्रेड नहीं है, मतलब झटपट आने वाला ट्रेड नहीं है, लेकिन स्लो स्टडीली मुझे लगता है कि 440 तक के लेवल्स आपको विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। 405 का एक स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा डाउन ट्रेड पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। तो दोनों में से आई थिंक विप्रो का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है, छोटा रिस्क है, रिवॉर्ड बड़ा है। सामने ब्रिटानिया का सवाल है, ब्रिटानिया में देखिए मोमेंटम ट्रेड है,
ब्रिटानिया में हमने एक बहुत ही बेहतरीन मूव देखा है पिछले 8-10 सेशन में। वर्टिकल राइज है, उसके बाद लास्ट 2-3 दिन कंसोलिडेशन हुआ और अब मुझे लगता है कि स्टॉक 5200 तक के लेवल्स लगाने के लिए तैयार है। तो ब्रिटानिया में हमें लगता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 4900 का रहेगा, तकरीबन 200 पॉइंट की अपसाइड आपको ब्रिटानिया में बन सकती है। दोनों के दोनों स्टॉक्स पर बाय है, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से आईटी में आपको थोड़ा सा एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है ज्यादा बेहतर मिलेगा और साथ में ये सेक्टर चला नहीं है जरा भी एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। तो ठीक है, चर्निंग का बेनिफिट भी आईटी के पास आ सकता है और दूसरा आईटी के अंदर अभी वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। दूसरा थोड़ा रुपया वगैरह जो कमज़ोर है ना, उसका बेनिफिट भी आ जाता है। अभी तक तो नहीं लिया फ़ायदा। कई बार क्या है, सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं, फिर रुपया भी देखा जाएगा, फिर ऑर्डर भी देखा जाएगा, फिर इनका कंसोलिडेशन भी देखा जाएगा, फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाएंगी, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर फंडामेंटल्स कैरी करती है पीछे पीछे। तो विप्रो आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें 440 तक का टारगेट, 450 का, ये थोड़ा कन्विक्शन हाई है। दूसरा ब्रिटानिया में भी स्टॉप लॉस टारगेट मिला, उसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सर 2 शेयर और है शॉर्ट कवरिंग के, राहुल जी जरा उसको चेक कीजिएगा। वो है IEX। ये जो पॉलिसी वाली खबर आई थी ना कि कुछ हम फ्रीडम दे देंगे प्राइसिंग की, और भी कुछ प्राइवेट एक्सचेंजेस को बोलेंगे एक साथ जुड़ जाएंगे, क्लबिंग कर देंगे, उसका इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था कि शेयर टूट गया था। लेकिन उस स्पीड से ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि पड़ताल करने पर पता लगा वो मैटर तो 5 साल तक लिए भी टल सकता है, अभी इतना आसान नहीं है उसको करना, लेकिन उस स्पीड से ऊपर नहीं आ रहा। आज फर्स्ट डे है जब अपनी शॉर्ट कवरिंग से अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। दूसरा सर PI इंडस्ट्रीज़ है, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए सर। देखिए, दोनों में से जो इजियर ट्रेड है वो पीआई इंडस्ट्रीज में रहेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, ओवरऑल एग्रीगेटेड स्टॉक्स में, केमिकल स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। मेरी हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज में आपको 4000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3850 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की राय रहेगी। और ओवरऑल दोनों में से आई थिंक रिलेटिवली जो आसान सौदा है वो पीआई इंडस्ट्रीज है। आईएक्स में थोड़ा पेचीदा हो सकता है मामला, वोलेटाइल जरूर रहता है स्टॉक, और जैसे आपने कहा कि हो सकता है मार्केट इसको डिस्काउंट करके चल रहा है कि ये फ्यूचर में होगा, टाइम लग सकता है इसको। आई थिंक दोनों में से पीआई इंडस्ट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, एक बार सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता देंगे आप? जी हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज कैश लेवल्स के हिसाब से आप 3900 पे बाय कर सकते हैं। अभी 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 रुपीज का टारगेट रहेगा। ठीक है सर, IEX को फिर छोड़ दे, IEX नो ट्रेड? जी बिल्कुल, आईएक्स को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, नो ट्रेड में। ठीक है, नो ट्रेड डाल दिया हमने IEX पे, उसको आप अवॉइड की कैटेगरी का बकायदा स्टैंपिंग कर दीजिए। PI इंडस्ट्रीज़ का टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ से 100 रुपये आएंगे, 50 रुपये जाएंगे, रेशियो 1:2 रखा है आपके लिए। और इससे पहले जो 2 शेयर थे, एक था विप्रो और ब्रिटानिया, उसमें भी आपको बाय कॉल्स मिली हुई हैं, उसमें विप्रो का कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको अब तक 4 में से 3 शेयर्स के ट्रेडिंग मिल चुकी हैं और आपको लेवल स्टॉप लॉस अच्छे से मिल चुके हैं। IEX हमने छोड़ दिया। तो मंदी वाले शेयर्स 2 निकाल रखे हैं, जिसके राहुल जी भी आपको जवाब दे देंगे कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। वो शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी। काफ़ी दिनों बाद आज शुगर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इकलौता डेरिवेटिव का शेयर भी है ये। और दूसरा है कैनफिन होम्स। इसने चलना तो शुरू किया था, लेकिन जब तक ये चलता तब तक मार्केट अपना थोड़ा रुक रहा है। हाँ, तो इसलिए कैनफिन होम्स थोड़ा प्रेशर बना रहा है, अपने आप को नीचे लेके आ रहा है। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक करेंगे आप, कैनफिन होम्स और बलरामपुर चीनी। या देखिए, जहां तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, इनफैक्ट स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आ गया। 445 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट, अगर आप चार्ट में देखें तो काफी समय इसने यहाँ पर बिताया था, रेजिस्टेंस था ये प्रीवियस टाइम, तो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन जहां तक आई थिंक कैनफिन होम का सवाल है, वॉल्यूम्स इसमें आज काफी बड़े, इनफैक्ट फ्यूचर्स में अगर मैं देखूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम है पिछले डेढ़ साल के अंदर के टाइम फ्रेम में। तो काफी अच्छा लाइक बड़ा डेंट है मेरे हिसाब से। ऐसे जब बड़े वॉल्यूम्स आते हैं तो जो डायरेक्शन है वो नीचे का रहता है। तो मुझे लगता है कि 760 के टारगेट के लिए कैनफिन होम को में बेरिश बायस रखा जा सकता है। 800-810 के रेंज में इसे शॉर्ट करें। 825 का स्टॉप लॉस रहेगा, फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूं मैं, 825 का स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है 760 का लेवल आपको नीचे में देखने को मिल सकता है। तो दोनों में आई थिंक कैनफिन होम को प्रेफर किया जाना चाहिए शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए। ठीक है राहुल जी, अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी हमको दे देंगे, उसके बाद समय बचा तो मैं अनवाइंडिंग के शेयर्स भी पता करूंगा। पहले जरा ट्रेडिंग कॉल्स।
आरबीएल बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए हम 255 के जो कॉल ऑप्शंस है तकरीबन 10 रुपया 30 पैसा अभी ट्रेड कर रहे हैं 255 के कॉल ऑप्शंस, इन्हें बाय करके चल सकते हैं। मैंने जब शो शुरू हुआ था तो 4.5 का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में डबल होने की पूरी पोटेंशियल है। स्टॉक के अंदर हमें लगता है कि तकरीबन 265 से 270 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। तो 255 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए, 20 रुपए का टारगेट और 5 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा जो है वो भी लॉन्ग में ही है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स हुआ है कल के सेशन में। इनफैक्ट स्टॉक ने अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी पिछले कुछ दिनों निकाला है और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपका अगर बड़ा व्यू भी है तो इसमें लॉन्ग लेके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक इमीडिएट बेसिस में 8 to 10% की राइज यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। 229 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी एबीएफआरएल के लिए और हमें लगता है कि 250 से लेकर 260 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में आदित्य बिरला फैशन रिटेल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एक आपने ऑप्शंस का ट्रेड दिया, एबीएफआरएल भी आपने दिया है। सर आप यकीन मानेंगे आज सुबह हमने भी जो दर्शकों के सामने शेयर रखा था बाय के लिए वो एबीएफआरएल ही रखा था और हमारा भी मानना है कि 245-250 तक के टारगेट इजीली अचीवेबल हैं जो कि आपको आराम से मिल जाएंगे और आपकी लिस्ट में भी वही है। और एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी सर ने आपको दिया है। सर हिंडाल्को में भी आपकी कोई कॉल है क्या? उसको रिवाइज तो नहीं कर रहे आप? ये बिल्कुल देखिए, मेटल्स में अच्छा ट्रैक्शन है और हिंडाल्को में पिछले कुछ दिनों से 520-525 के रेंज में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें आप जो 530 का कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चल सकते हैं। 13 रुपए के पास से ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 10 रुपए का रहेगा और मुझे लगता है कि जैसे ब्रेकआउट आता है इस ऑप्शन में आपको तकरीबन 18 से 20 रुपए तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन ट्रेड है, मेटल्स के अंदर है। हिंडाल्को में हमें लगता है कि जो ब्रीफ कंसोलिडेशन है वो खत्म होना चाहिए एनी टाइम सून और इसमें कॉल ऑप्शन में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, इस बार की तेज़ी के अंदर ना राहुल जी एक सवाल था मेरे को पता करना था, वो था इस बार की तेज़ी के अंदर रिलायंस का योगदान बहुत कम था। अडानी ग्रुप के शेयर्स देखें आप बहुत ज़ोरदार चले, एफआईज आए तो उन्होंने कुछ और बैंकिंग शेयर्स को चलाया, आईटी पीछे छूटा, खैर अलग बात है। लेकिन रिलायंस अब चलना शुरू हो रहा है, थोड़ा डिले इफेक्ट आ रहा है इसमें। सर ये 2500 हो जाएगा और ये मार्केट को यहीं पे टिका देगा सर? जी देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस के अंदर अंडर परफॉर्मेंस थी, इस वजह से काफी निफ्टी में भी एक तरह से हमें दो ही इंडेक्स के हेवी वेट्स थे, एक एचडीएफसी बैंक था और रिलायंस था जो ड्रैग कर रहे थे निफ्टी को। फाइनली एक तरह से आउट ऑफ वुड्स हुए दोनों के दोनों स्टॉक्स और जहां तक रिलायंस वाले काफी अच्छा यहाँ पर क्रॉसओवर देखने को मिला है। मुझे लगता है 25 तो छोटा टारगेट है, यहाँ पर आपको 2550 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन 90 पॉइंट की तेजी आपको इन लेवल से भी दिसंबर महीने में देखने को मिल सकती है। और अगर इसको ट्रांसलेट करें निफ्टी टर्म्स में तो शायद निफ्टी 21,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट जो हिसाब से रिलायंस का सेटअप है मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली दिसंबर महीने में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए, झटपट वाला सौदा नहीं है, हेवी वेट है, चलता है तो अपना समय लेके चलता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है काफी बुलिश है। इनफैक्ट आप एज अ स्टॉप लॉस आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2415 का और मुझे लगता है कि तकरीबन 90 पॉइंट की अपसाइड आपको दिसंबर सीरीज में देखने को मिल सकती है। मतलब 2530 तक भी जा सकता है ये शेयर और आप 2415 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलते चलते राहुल जी ने आपको एक और बेहतरीन कॉल दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक्चुअली हमने इसलिए पता करना चाह रहे थे कि जो लोग डिप का वेट कर रहे हैं कहीं रिलायंस उनके सपनों पे पानी ना फेर दे। हमें कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि रिलायंस के खड़े रहने से डिप आएगा ही नहीं और डिप अगर आ गया तो फिर रिलायंस को थोड़ा सा नीचे और आना होगा। तो आपके लिए ठीक सौदा बन रहा है ये। 24-25 का एक स्टॉप लगाएं, 2500 पहला टारगेट, 2550 दूसरा टारगेट है। तो ये रिलायंस पे भी आपको एक कॉल मिल गई है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी सौदे बताने के लिए। जितने भी ट्रेड आपने बताया उन सबका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होगा सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया।